जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने साइंस वाले सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो साइंस वाले जो है कि अभी जो भी एलपी का या टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, आप लोग लगातार बने रहिए, आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। आप लोग जो है कि पॉजिटिव होके आप लोग तैयारी कीजिए और जिस भी एग्जाम को फोकस किए होंगे उसका आप एक सेट प्रैक्टिस जरूर लगाइए। अगर आप सेट प्रैक्टिस लगाते हैं तो आपका बहुत ही कंफ्यूजन दूर होगा और अपने आप में आपका जो है कि पॉजिटिव जो है कि थॉट आएगा कि हमसे इतना नंबर पहले आ रहा था, अब जो है कि इसमें मार्क्स मेरा बढ़ने लगा है। क्योंकि इस तरह से बहुत सारे छात्र में पर्सनल मैसेज करते हैं कि मेरा पहले मार्क्स बहुत कम आता था, लेकिन आपका सेशन देखते 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 अब बहुत हुबहू क्वेश्चन आ जाता है और हम टच कर देते हैं तो सही हो जाता है। तो अब आप ही लोग समझिए, अगर सही हो जाता, अगर आप सही कर दीजिएगा तो नंबर तो बढ़ेगा ही। इसलिए आप लोग लगातार जो है कि इस चैनल पर बने रहिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो अपने सेशन में आप लोग को बता दें कि पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन पूछे थे कि हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किस अंग में, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और इसका भार 0.6 ग्राम होता है और यह जो है कि लगभग 11 प्रकार के हार्मोन का भी स्राव करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट ने अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट के रूप में जो आपका इसका जवाब देने का प्रयास किए हैं, उस स्टूडेंट को हम लोग जो है कि अब पहला स्थान प्रदान करते हैं। तो उसमें से हम लोग आज पहला स्थान जो देने वाले हैं वो रंजीत कुमार को देने वाले हैं। रंजीत कुमार ने इसका आंसर बहुत ही बृहद पैमाने पे लिखने का काम किया है। तो चलिए और भी विभिन्न प्रकार के छात्र का हम नाम ले लेते हैं, जैसे नवीन राज, आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। फिर है पंकज कुमार, सही है। फिर है राम रतन कुमार, बिल्कुल सही है। फिर है उसके बाद बहादुर कुमार, बिल्कुल सही है। फिर है ऋषिका कुमारी, बिल्कुल सही है। फिर है कुमार बीपी जो है कि बहुत अच्छा। फिर है रविंद्र कुशवाहा, सही है। उसके बाद फिर है आपके मनीष प्रजापति, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर है फोकस टारगेट, सही है। फिर है जो है कि क्या लिखे हैं WR पंसडा करके है, बिल्कुल सही है। फिर है उसके बाद चंदन कुमार। इस तरह से बहुत सारे छात्र ने इसका सही जवाब दिया है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल जो है कि हम लोग केमिस्ट्री से लेते हैं। केमिस्ट्री का जो मुख्य सवाल है हम लोग लेने का प्रयास करते हैं ये 15 से 20 मिनट के सेशन में। तो आप लोग को बताना है कि फ्लोरीन में कितने परमाणु होते हैं कार्बन के। तो आप लोग को सबसे हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, कार्बन का बात उठ रहा है। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है और कार्बन जो होता है वो परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन के विभिन्न प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप का मतलब होता है उसका गुण जो है कि और भी पदार्थ में देखने के लिए मिलता है। तो उसमें से आप लोग को बता दें कार्बन के 4 लगभग मुख्य अपर रूप हैं। एक हीरा हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, एक ग्रेफीन हो गया। ये 4 जो है ये लगभग मुख्य आते हैं। ऐसे तो चारकोल भी आते हैं कार्बन के अपर रूप के रूप में, लेकिन ये चारों मुख्य है। उसमें से फ्लोरीन जो होता है, उसमें से फ्लोरीन जो लिखते हैं हम लोग वो कार्बन 60 के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कार्बन 60 के रूप में लिखते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि कार्बन के जो अपर रूप होते हैं आपके फ्लोरीन, उसका आकार वो फुटबॉल के तरह होता है, यानी कि कार्बन 60 के तरह होता है। कैसा होता है? कार्बन 60 की तरह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाते हैं अपरूपता। क्या कहलाते हैं? अपरूपता। यानी उसी तरह का गुण जो है कि उसमें देखने के लिए मिलता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग को पता है ग्रेफाइट जो होता है और हीरा जो होता है, इसमें दोनों में गुण अंतर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है और हीरा विद्युत का जो है कि आपका चालक नहीं है, वो कुचालक है। यानी हीरा जो है वह विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और दोनों जो अपर रूप है वह कार्बन का अपर रूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, हीरा कार्बन का किस प्रकार का अपर रूप है? वह क्रिस्टलीय अपर रूप है। कैसा अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। वह ठोस प्रकार का अपर रूप है, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे कि पूरे पृथ्वी पर जो सबसे कठोर पदार्थ है वह हीरा है। कौन सा है? हीरा है। और हीरा जो चमकता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हीरा के बारे में हम स्टैटिक देखते हैं तो हीरा के लिए प्रसिद्ध खान का नाम है पन्ना। क्या नाम है? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में
में हीरे की खान के लिए पन्ना की खान प्रसिद्ध है, और लेकिन भारत में हीरा को काटने के लिए या हीरा को आकृति देने के लिए आपको सूरत जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? सूरत, क्योंकि हीरा अनुसंधान संस्थान सूरत में है। हीरा अनुसंधान संस्थान कहां है? सूरत में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और हीरा का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो 3.52 होता है। 3.52 होता है अपेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ न्यूमेरिकल उठ रहा है। पानी के 5 अणु का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? क्वेश्चन आपके पास यह है। लेकिन आपको हम पहले भी बेसिक नॉलेज दे चुके हैं कि पानी के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 18 AMU के बराबर होता है। 18 के बराबर होता है, क्योंकि H2O पानी का यानी जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन का एक हो गया, एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ गया हाइड्रोजन का, और वही ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूना 16, 16 दू 18, यानी आपका H2O का आ गया 18। लेकिन यह एक अणु का, लेकिन आपको पूछ रहा है कि 5 अणुओं का मान कितना होगा? तो भाई एक अणु का मान आपका 18 है, तो 5 अणु का मान 90। कितना हो जाएगा? 90, यानी 90 यूनिट के बराबर। 90 यूनिट के बराबर। और हाइड्रोजन का जो खोज किया था वो कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस का खोज कैवेंडिश ने किया है, लेकिन हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने। वही परमाणु बम का जो खोज किया है ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का खोज किया है ऑटो हॉर्न ने। वही न्यूट्रॉन बम का जो खोज किया है सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने आपका किया है न्यूट्रॉन बम का खोज। लेकिन न्यूट्रॉन जो एक कण है, न्यूट्रॉन जो एक मौलिक कण है जिसमें न्यूट्रल रहता है, बेचारा न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, आवेशहीन रहता है, याद रखिएगा, उसका जो खोज किया है वह किया है चैडविक ने। किसने किया? चैडविक ने। आगे बढ़ते हैं। और न्यूट्रिनो का खोज किया है पॉली ने। न्यूट्रिनो का खोज किया है पॉली ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 106 यूनिट होता है। कितना होता है? 106 यूनिट। और आप लोग को बता दे निकालने का नियम कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो धोने वाला सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा के रूप में जानते हैं। और याद रखिएगा, सभी प्रकार के जो सोडा है ना, उसमें सबसे लंबा सूत्र धोने वाला सोडा का ही होता है, अर्थात Na2CO3 into 10H2O। तो याद रखिएगा, धोने वाला सोडा में जल के 10 अणु कार्यरत होते हैं, और Na2CO3 जो सूत्र होता है वो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। और आप लोग को बता दे, आप लोग निकाल लीजिएगा Na2। तो Na का परमाणु संख्या हो गया 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11, और 11 दूना 22 नहीं लेके इसका 23 लेना है। कितना लेना है? 23 लेना है। यहाँ गलत होता है, सोडियम का 23 होता है। याद रखिएगा, बनाने में सवाल फंस जाएगा, आपको सोडियम 23 लेना पड़ेगा। आपका कंफ्यूजन तभी दूर हो जाएगा। आप सब में क्या करते हैं, दुगुना ले लेते हैं, लेकिन एक आध दो तत्व में आपको पढ़ा के भी लेना पड़ता है। लेकिन उससे वो स्किल तब डेवलप होगा जब आप बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा, भैया इसमें 22 लेके नहीं पुर रहा है, 23 लेके पुर रहा है। तो याद रखिएगा, 23 गुना 2 यानी Na2, 23 गुना 46 हो गया। उसके बाद फिर आपका लेना है CO3। तो CO3 में आपका C पहले ले लेते हैं। तो C का कार्बन यानी 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, यानी 46 प्लस 12 हो गया। उसके बाद O3 लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, और पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं, फिर को 3 से गुना कर देंगे। तो 8 दूना 16, 16 तिया 48, अब 48 प्लस 12 प्लस 46 बराबर 106। बराबर कितना हो गया? 106। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वही कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? देखिएगा, आप जब भी नाइट्रोजन जैसे किसी भी चीज का निकलता है वो एक अणु का निकलता है। एक का, जैसे H2O का एक निकलता है 18, उसी तरह से जैसे हम नाइट्रोजन का निकालेंगे, एक अणु का भार कितना होता है? तो वो हो जाएगा N2। नाइट्रोजन को हम सूचित करते हैं N2 से। वहीं जब आप नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालिएगा तो N2 जब निकलेगा तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। अब बताइए, 14 जो होता है वो आपका मतलब नाइट्रोजन का हो गया 14 परमाणु भार हो गया, N2 लगा हुआ है, 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। 14 दूना 28 हो जाएगा। लेकिन 28 जो हुआ वो एक अणु का मान हो गया, यानी कि एक अणु का मान हो गया 28। लेकिन आपको निकालना है 0.6 अणु का मान, यानी 1 से भी कम निकालना है, यानी कि 28 से भी कम निकलेगा, यानी कि आधा से थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, यानी 14 से थोड़ा मतलब 14 से थोड़ा ज्यादा निकलेगा, यानी कि याद रखिएगा 16.8 आप निकाल सकते हैं। वहां निकाल भी सकते थे कि आप निकाल सकते थे वहां पर कैसे कि आप 28 का 0.6 निकाल लेते। 28 का 0.6 आपका जो है कि 16.8 के बराबर हो जाता। और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन जो गैस है इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था, नाइट्रोजन गैस का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और आप लोग को बता दें कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग अभी वर्तमान समय में हवाई जहाज का टायर में किया जाता है। वर्तमान समय, पहले हम लोग याद करते थे कि हवाई जहाज के टायर में हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगर आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए, हीलियम और नाइट्रोजन दोनों आ जाए, तो आप नाइट्रोजन को टिक आउट कीजिएगा, नाइट्रोजन ही आंसर लेगा, आपको याद करवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, स्कॉटिश चिकित्सक, स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड, जहां का संबंध रखता था एओ ह्यूम का नाम सुने होंगे। कांग्रेस के जो संस्थापक थे एओ ह्यूम, उनका संबंध स्कॉटलैंड से था। तो वहीं से एक वैज्ञानिक रखते हैं रदरफोर्ड का नाम सुने होंगे, रदरफोर्ड। तो स्कॉटिश वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में किस तत्व का खोज किया था? तो नाइट्रोजन का किसका खोज किया था? नाइट्रोजन का खोज 1772 में किया गया था। और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। वहीं आपका अक्र गैस का जो खोज किया गया है वह रेमजे एवं रेले ने याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अमोनिया का खोज भी प्रिस्टले ने किया है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, Ca ब्रैकेट बंद OH का होल 2, CaOH का होल 2, यानी इसको ऐसे लिखिएगा, Ca बाहर में हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया OH, उसका होल 2 लगाना है। और यह जो सूत्र होता है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। और CaOH का होल 2 जो हुआ, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। आपको समझाते हैं, आप लोग को एग्जाम में जब आ जाता होगा कि भैया बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है या बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये दोनों सवाल आपको हम कुछ लॉजिक से याद करवा देंगे। इसका सूत्र आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा आप बताइए, जहां पर जल हम डाल देंगे वो चीज बुझ जाता है, बुझता है कि नहीं बुझता है? तो इसका मतलब जिस सूत्र में आपको जल लगा हुआ मिलेगा वो चीज समझना है कि वो बुझा हुआ चूना है। कैसा चूना है? बुझा हुआ। और चूना जो बनता है वो कैल्शियम से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है। तो आप लोग को बता दें, एक सूत्र होता है CaO और एक होता है सूत्र Ca इंटू OH का होल 2, यानी OH में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, वहां से वो जल बना लेगा। लेकिन CaO में देखते हैं कहीं भी जल नहीं बन पाएगा, यानी CaO में जब जल नहीं हमको दिख रहा है तो CaO जो हुआ वो बिना बुझा हुआ सूत्र हो गया। और CaOH का होल 2 जो हो गया वो बुझा हुआ चूना हो गया। वो क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान जो है हम जो निकालते हैं वो किस तत्व के परमाणु के संबंध में निकालते हैं? कार्बन 12। किस में निकालते हैं? कार्बन 12 से तुलना क्या होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। सही बात है भाई, सिर्फ नाइट्रोजन का निकालते हैं 14 निकलेगा, यानी N का 7 होता है, 7 दूना 14 हो गया नाइट्रोजन, यानी 14 है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 1 ही मिलता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है और परमाणु संख्या जो है वो उसका 1 है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या भी हाइड्रोजन में 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है। न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर पूछ जाएगा। यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो बोलता है कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो अमोनिया का सूत्र भैया NH3 होता है। क्या होता है? NH3। तो N का मतलब ले लेना है 14, कितना ले लेना है? 14। और H3 यानी हाइड्रोजन में H की जगह 1 लगा देंगे और उसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 यानी 14 3 17, 14 3 17, यानी अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। और अमोनिया को जो बनाते हैं किस विधि के द्वारा? हाइबर विधि। किस विधि? हाइबर विधि। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर और अमोनिया का खोज भी बता दिया प्रिस्टले, अमोनिया का खोज प्रिस्टले ने किया, याद रखिए, जो कि ऑक्सीजन का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो H2SO4 आप निकाल लीजिएगा, याद रखिएगा इसका 98 यूनिट होता है। कितना निकलता है? 98। और H2SO4 को हम लोग आपका रसायनों के राजा के नाम से जानते हैं, या आपको H2SO4 को ऑयल ऑफ ब्यूटेरियल के नाम से जानते हैं। और H2SO4 को जो हम लोग बनाते हैं वो शीशा
सीसा कक्ष विधि से बनाते हैं। किस विधि से? सीसा कक्ष विधि। सीसा कक्ष विधि से बनाते हैं। और आप लोग को पता है कि आप लोग जो बैटरी का यूज करते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सीसा कक्ष बैटरी में जो यूज करते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सीसा कक्ष विधि में हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करके H2SO4 बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। आप 20 दूना 40, द्रव्यमान हो गया 40, याद रखेगा। और फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, पोटेशियम 19, क्लोरीन 17, और उसके बाद फिर आपका हो गया 16 जो होता है सल्फर का, और 14 सिलिकॉन का, 15 फास्फोरस का, 13 होता है एल्युमिनियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का, सोडियम का 11 होता है। उसके बाद आप लोग को बता दे 1 होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन में कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पे आधारित है। किस पर आधारित है? और यह देने का काम किया था मोसले ने 1913 में दिया था, और इसका संबंध ब्रिटेन इंग्लैंड से है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, औसत्य फल जो उत्पन्न होता है अंडाशय से। कौन से उत्पन्न होता है? अंडाशय से होता है औसत्य फल का उत्पादन। और याद रखिएगा कि सत्य फल जो उत्पन्न होता है वह अंडाशय से होता है, लेकिन असत्य फल का उत्पादन अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग से भी होता है, इसीलिए जो है कि असत्य फल के रूप में जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे का प्रजनन अंग के नाम से किसे जानते हैं? तो पौधे के प्रजनन अंग से फूल को जानते हैं। किसे जानते हैं? फूल को जानते हैं। देखिएगा 2-3 कंटेंट आपको दे रहे हैं। पौधे का सबसे मुख्य भाग अगर देखते हैं हम लोग प्रजनन के दृष्टिकोण से, तो प्रजनन के दृष्टिकोण से देखते हैं वो हो गया फूल। लेकिन क्योंकि फूल में ही आपका मादा और जो है पुष्प मादा और जो है कि आपका कि नर मिल के जो कि वहां पर निर्माण करता है आपका जायगोट का, उसके बाद फिर वहां पर जो है कि वो आगे पीढ़ी बढ़ता है। लेकिन आप लोग को बता दें कि पौधे के जीवन चक्र के दृष्टिकोण से अगर पूछे कि सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है, तो जीवन चक्र के दृष्टि सबसे मुख्य अंग फल है। कौन सा है? फल। क्योंकि फल में बीज बनेगा, बीज तब दूसरा पौधा को जन्म देगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तीसरा कि पौधे के कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है? पत्ती। कौन सा है? पत्ती। और पत्ती में आपका मैग्नीशियम नाम का एक परमाणु पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का जो खोज किया था वह मेल्विन केल्विन नाम के व्यक्ति ने किया था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का खोज। और प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वह क्वांटोसोम होती है। क्या होती है? क्वांटोसोम होती है। और प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है CO2। कौन प्रयुक्त है? CO2। और बाहर ऑक्सीजन होता है। बाहर कौन सी गैस? ऑक्सीजन होती है। और इसका अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। इसका अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। यह कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। कहां से होता है? मुख से। आगे बढ़ते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वह 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो देख रहे हैं वही चीज ग्लूकोज है, अर्थात ग्लूकोज का शुरू होता है C6H12O6, यानी ये 3 तत्व से मिलकर बना है। और कितना कितना के परमाणु के हिसाब से बना है, आराम से मार सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और वृक्ष का अध्ययन आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो जल में 2 प्रकार के विटामिन विलय हैं, बी और सी। जल में बी और सी, जल में बी और सी। और याद रखेगा वसा में एडेक, वसा में एडेक, ADE के। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का भी रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है आपका क्या है? कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन एच का बायोटीन, और विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल, विटामिन के का जो है वो विटामिन B12 का साइनोकाबालामिन, विटामिन के का फिनोक्विनोन। और याद रखिएगा कि आप लोग अगर पूछे विटामिन ए का और बी का खोज किसने किया? मैकुलन ने। किसने खोज किया? मैकुलन ने। और आप लोग को बता दें विटामिन सी का क्या है किसने? तो विटामिन सी का खोज किया है होल्कट ने। विटामिन डी का खोज किया है हॉपकिंस ने। किसने किया है? हॉपकिंस ने। और विटामिन डी को हम लोग जो कहते हैं एक हार्मोन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। क्योंकि आप लोग को पता है कि सूर्य के रोशनी में आपको जो विटामिन डी आता है वह हमारे शरीर के जो है कि कोलेस्ट्रॉल से भी क्रिया करके सबसे पहले विटामिन डी का निर्माण करता है। और आप लोग को बता दें हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाला विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क में ही आप लोग को पता है हम पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि रहता है, ये सब मस्तिष्क में निवास करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
अगला क्वेश्चन, इत्र की तीखी गंध। इत्र मतलब हो गया आपका सेंट वगैरह जो यूज करते हैं ना, सेंट हो गया, फॉग वगैरह जो मारते हैं, तो वो इत्र हो गया। और भारत के अंदर में इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जानते हैं। इत्र यानी खुशबुओं के शहर के नाम से जो जानते हैं वो आपको कन्नौज। और कन्नौज वही कन्नौज जो उत्तर प्रदेश के अंदर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग को बताना है कि इत्र की तीखी गंध, यह सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से? सेरिब्रम से। किसे करते हैं? सेरिब्रम से। और हमारा मस्तिष्क 3 भाग में बटा हुआ है। क्या भाग में? 3 भाग में। और मस्तिष्क का जो अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और मस्तिष्क का भार हमारे शरीर के कुल भार का 2%। कितना परसेंट? 2% याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग से हम पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आज का लास्ट सवाल आप लोग को हम लोग पूछ रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आप लोग जो है कि इसका जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और दिन ब दिन जो है कि पर्व जैसे भी आ रहा है, पर्व के बाद हम लोग जैसे ही आपको कंटेंट देंगे और भी कुछ वृद्धि करेंगे साइंस में। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग लगातार बने रहिए। बस आगे पर्व शुरू हो रहा है, अभी थोड़ा सा ड्यूटी भी हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग जो है कि आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन चीज करेंगे। आप भी आगे चल के बताइएगा मैं बहुत फायदा किया। तो चलिए अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।